हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत एजुकेशन पे। आज प्राचीन भारत का 10वां अध्याय गुप्त साम्राज्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक, जिसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, किसने लिखी है? तो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना आली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों से प्रभावित होकर उन्हें भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंसेंट स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो गुप्त काल में साम्राज्य को कई भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें देश, भुक्ति और विषय और लास्ट में ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, देश, इसके बाद भुक्ति, इसके बाद विषय और फिर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गुप्त साम्राज्य में हिरण्य तथा मेय किसे कहा जाता था? तो हिरण्य तथा मेय टैक्स से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर अदायक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है सुमेलित कीजिए। यहाँ पे अधिकारियों का नाम दिया गया है तथा विभाग का नाम है। तो दंडपाशिक यह पुलिस अधिकारी का विभाग था जिसमें आइन को मेंटेन करना होता था। तो इसका हो जाएगा पुलिस अधिकारी। नेक्स्ट है कि महादंडनायक। तो महादंडनायक इसका विभाग न्यायाधीश का जो न्याय संबंधी कार्य को देखता था। तो इसका हो जाएगा न्यायाधीश। महाबलाधिकृत यह सेनापति होता था। तो इसका हो जाएगा सेनापति। और महापक्ष पटलिक लेखाधिकार से संबंधित था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 3421। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस गुप्त शासक ने उत्तर भारत के 9 तथा दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो इसी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है इन्हें, क्योंकि समुद्रगुप्त ने उत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इससे इसका साम्राज्य है वो काफ़ी बढ़ गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहे हैं कि सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो हरिसेन द्वारा लिखा गया था, इस अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। यह पहले कौशाम्बी में था, जिसे अकबर ने बाद में इलाहाबाद लाया और फिर इसे स्थापित करवाया। तब से इसका नाम प्रयाग प्रशस्ति हुआ। भीतरी स्तंभ लेख, इससे इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, समुद्रगुप्त मैंने बता दिया। भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी जो स्तंभ लेख है, इससे स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, जिसने हुर्नों को पराजित किया था। और याद रखिएगा, हुर्नों को पराजित करने वाला या पहला आक्रमण जो हुआ था वो स्कंदगुप्त के ही शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। मंदसौर लेख। तो मंदसौर लेख कुमार गुप्त प्रथम है, उससे जानकारियां मिलती है उनके बारे में। तो इसका हो जाएगा कुमार गुप्त। विल्सड, विल्सड लेख से बंधु वर्मन की जानकारियां मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप ध्यान रखिए, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था? तो ताम्रलिपित गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। ताम्रलिपित है वो आधुनिक में पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रलिपित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते थे? तो गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। और जबकि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे। तो इसमें बोल रहा है स्त्री और शूद्र, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सुमेलित करने बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से। तो इसमें क्षेत्र भूमि, क्षेत्र भूमि वैसी भूमि होती थी जो खेती करने लायक होता था। तो इसका हो जाएगा कृषि योग्य भूमि। और वास्तु भूमि, तो वास्तु भूमि वैसी भूमि होती थी जो लोगों को रहने लायक होता था, यानी निवास करने योग्य। 3 से मिल जाएगा। अपृहत भूमि, अपृहत भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की जाती थी, अपृहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्त काल में राजस्व अर्थव्यवस्था का एक टर्म था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
जंगली भूमि होता था। और खिल भूमि, खिल जो होता था वो कृषि के लिए अनुपयुक्त होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा, शायद इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं किस नाम से जानी जाती थी? तो गुप्त काल में व्यापार संचालित करने के लिए मुद्रा का यूज किया जाता था। स्वर्ण सिक्कों को गुप्त काल में दिनार कहा जाता था, जबकि चांदी यानी रजत सिक्के को रुपया का कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रुपया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सुमेलित करना बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पे कुछ किताब का नाम है, उसके लेखक का नाम बताने बोल रहा है। तो चलिए देख। तो गुप्त काल में ही पुराणों का अंतिम संकलन किया गया था। बहुत सारे पुस्तक भी लिखी गई थी इस समय, जिसमें मिर्च कटिकम के जो लेखक हैं वो शूद्रक थे। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। और कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन थे। इसका हो जाएगा वात्स्यायन। और वृत्त संहिता के जो लेखक थे वो वाराहमिहिर थे, वाराहमिहिर। और यहाँ हो जाएगा सूर्य संहिता आर्यभट्ट, ये थे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, मैं बता दिया हूँ अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित गुप्तकालीन शासकों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो गुप्त वंश के जो स्थापक थे वो श्री गुप्त हो जाएगा, 240 से 280 ईस्वी तक रहे थे। इसके बाद इसमें हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, और इसके बाद समुद्रगुप्त, और इसके बाद जो हो जाएगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम, और स्कंद गुप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 214365, 214365, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति के विषय में सत्य है? तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट बोल रहा है कि गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। तो ये बिल्कुल सही है। गुप्त काल में जो दास प्रथा विद्यमान भी थी, और इस समय पहले की तुलना में और दास की स्थिति है वो बिल्कुल गिर गई थी। इस काल में कार्यस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य ने किया था। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि समाज में पर्दा प्रथा, बाल प्रथा बिल्कुल प्रचलित थी, सभी प्रचलित थे। इसमें विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, ये भी बिल्कुल सही है। विधवाओं, दास, ये सब की स्थिति है वो पहले की तुलना में गिर गई थी। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इसमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन गुप्त साम्राज्य के विषय में सही नहीं है? चलिए देखते हैं। इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था का आधार था, ये बिल्कुल सही है। इस काल में है जो कृषि प्रमुख था, अर्थव्यवस्था का आधार। नेक्स्ट है कि व्यापार हेतु श्रेणी व्यवस्था प्रचलित थी, जिसका अध्यक्ष ज्येष्ठक कहलाता था। तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गुप्त शासक शैव धर्म से संबंधित है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गुप्त शासक मूल रूप से वैष्णव धर्म को मानते थे, और गुप्त काल से ही वैष्णव धर्म का पुनः उत्थान शुरू हुआ था। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति का निर्माण है, वो इसी काल में किया गया था। ये बिल्कुल सही है। वर्ण व्यवस्था की जटिलताएं बढ़ गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसमें से गलत चुनने बोला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। इसमें केवल 3 है नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, केवल 3। नेक्स्ट है गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप कहाँ देखने को मिलता है? तो यह देखने को मिलता है अजंता में, अजंता की गुफा में। यहाँ यह चित्रकारी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और यह महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से नहीं था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें सबसे प्रमुख कालिदास थे, इसके बाद धनवंतरी, वराहमिहिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। वीरसेन साहब, ये भी रहते थे, बिल्कुल सही है। आचार्य दीननाथ, ये भी रहते थे। वराहमिहिर, ये भी रहते थे। चरक गलत हो जाएगा, क्योंकि चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे, ये गलत हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त काल में कभी भी राजधानी नहीं रही है? तो प्रयाग भी राजधानी रही है, अयोध्या भी रही है, उज्जैन भी रही है, बट वाराणसी इसकी राजधानी कभी नहीं रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि कौन सा अभिलेख लौह स्तंभ से प्राप्त हुआ है? तो
दिल्ली के महरौली नामक स्थान से महरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महरौली प्रशस्ति लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि गुप्त काल में विशाल संख्या में स्वर्ण के सिक्कों का प्रसारण किस तथ्य के घोषित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विदेशी व्यापार के विस्तार के परिणाम स्वरूप स्वर्ण का अधिक अंत प्रवाह। तो एक और मैं आपको लोग को बात बता देता हूँ कि जो स्वर्ण सिक्के हैं उस पे गुप्त काल में इन्हें दिनार कहा जाता था, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो एक सिक्के पर बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि समुद्रगुप्त है जो कला प्रेमी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो किस गुप्त शासक के काल में सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो आपको बता देता हूं कि कुमारगुप्त प्रथम के समय गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसकी संख्या बताई जाती है वो 18 बताई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। आज का टोटल क्वेश्चन पूरा हो गया। आई होप आप लोग के सीरीज काफ़ी पसंद आ रहा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।